करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोगों को देखना है सबसे पहले स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग्स देखना है। आज का चैप्टर है स्ट्रिंग। तो एजेंडा क्या है? बेसिकली हम लोगों को देखना है स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन के बारे में, नल कैरेक्टर क्या होता है, यूजर इनपुट, स्ट्रिंग फंक्शंस, फंक्शन कॉल बाय पासिंग स्ट्रिंग, हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स। आप लोगों ने एरे पढ़ा है पिछली क्लास में, और क्योंकि एरे आप लोग पढ़ चुके हो तो मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रिंग में अब आपको ज्यादा दिक्कत जाएगी। एरे पे आपने क्वेश्चंस करे क्या? एरे एरे पर बेस्ड आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? ओके, अगर आपने एरे पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। गुड। चलिए, तो स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड एट नल कैरेक्टर। ये बात जरा खास है, इसको अभी डिटेल में समझना पड़ेगा, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे भोपाल, तो ये एक स्ट्रिंग है। तो इसमें क्या है? बी एक कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है, ओ है, पी है, ए है, एल, ये सब क्या है? कैरेक्टर्स। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, और कैरेक्टर्स का मतलब सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं होता। इवन मैंने लिखा ABC 1 2 3, मान लो ये किसी का पासवर्ड है, तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इवन ABC स्पेस DEF स्पेस अंडरस्कोर डॉलर सिंबल लेस देन एक्सक्लेमेटरी, ये सब क्या है? ये स्ट्रिंग है। मतलब सिर्फ अल्फाबेट्स ही नहीं, कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग्स आर हैंडल्ड इन कैर एरेज। अब आपको स्ट्रिंग को हैंडल करना है प्रोग्राम के अंदर, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कैर एरे यूज करना पड़ेगा, बिकॉज एक कैरेक्टर को रखने के लिए एक कैर वेरिएबल चाहिए, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को रखने के लिए बहुत सारे कैर वेरिएबल्स चाहिए, तो हमने कैर टाइप का एरे बना लिया। अब कैर टाइप का एरे बना लिया मतलब सिंटेक्स ये रहा। अच्छा सोचो, एरे तो आपको आता है, फर्क क्या हुआ? अभी तक आप इंट टाइप का एरे बना रहे थे, अब आप कैर टाइप का एरे बना रहे हो। यस, तो बिल्कुल सेम है कॉन्सेप्ट। एरे का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, जो रूल्स आपको बताए, वो सारे आपको याद होंगे। वही रूल्स यहां पर भी लागू होते हैं, क्योंकि है तो फंडामेंटली ये भी एरे। बस फर्क इतना है कि अभी तक हम बना रहे थे इंट टाइप का एरे, अब हम बना रहे हैं कैर टाइप का एरे। अभी तक 4 4 बाइट के वेरिएबल्स बन रहे थे, अब 1 1 बाइट के वेरिएबल्स बनेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू इनिशियलाइज कैर एरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। तो देखो, मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। मैंने कैर टाइप का एक एरे बना लिया, ये एरे बना लिया, और एरे को बनाते वक्त इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। याद करो, एरे को डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करना मैंने सिखाया था आपको। एरे को डिक्लेयर करते वक्त ही अगर इनिशियलाइज करते हैं तो कुछ रूल्स भी आपको बताए थे, याद है तो चैट विंडो पे बताइए। आप सभी को याद होना चाहिए, अगर याद है तो मुझे चैट विंडो पे बता दीजिए। हम्म ओके, तो यहाँ स्ट्रिंग्स के लिए मैं एक अलग ही फाइल बना लेता हूँ, strings.c। इसमें कोडिंग करेंगे हम। तो मैंने कहा इंट मेन, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कैर str, साइज लिख दिया 10, और इसमें असाइन करेंगे। साइज तब रिक्वायर्ड है जब आप डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, है ना? ठीक है अभिषेक, ठीक, सॉरी सोनू, है ना? सोनू समझ में आया? अदीबा आपको भी समझ में आया? ये स्क्वायर ब्रैकेट खाली नहीं छोड़ सकते हैं अगर मैं डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं। पर मैं कह रहा हूं डिक्लेयर करते वक्त अगर इनिशियलाइज कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ सकते हैं ना? यस। तो मैंने वैसे तो खाली नहीं छोड़ा है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, और फिर मैं यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ। तो इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ भोपाल। ठीक, HO, है ना, PAL। ठीक है, भोपाल मैंने टाइप कर लिया है, और इस तरीके से एरे बन गया। एनी डाउट? कंपाइलर बाउंड चेकिंग कर लेगा, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, कोई डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ गई ये बात। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब मुझे ये चीज बताओ कि और क्या रूल मैंने बताया था कि अगर एरे को डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करता हूं तो क्या रूल बताया था? मैं देख रहा हूं लोगों को याद नहीं है। अमर को याद है?
कन्हैया को भी याद है, रोहित को भी याद है। हम्म। साक्षी को भी याद है। रूल ये है, यस विशाल, वेरी गुड, यस मोहम्मद सकलीन, बिल्कुल सही है, कि बचे हुए ब्लॉक में ऑटोमेटिकली जीरो चला जाता है। सभी को अच्छे से याद है, जिसको याद नहीं था मैंने याद दिला दिया कि ये जो एरे बनेगा कैसे बनेगा, 10 साइज का बनेगा, 10 साइज का एरे बनेगा। तो मैं एरे बना देता हूं पहले तो, ये मैंने एरे बनाया और इसका साइज है 10। इसके इंडेक्स हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो रही है BHOPAL। क्लियर है? अब बचे हुए ब्लॉक का मतलब क्या है, इन ब्लॉक्स में जीरो चला जाएगा। ये एरे का रूल पड़ा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरे किस टाइप का है, इंट टाइप का है या फ्लोट टाइप का है या क्या डबल टाइप का है या क्या टाइप का है, किसी भी टाइप का हो यार। ये रूल एरे में होता ही है कि अगर डिक्लेयर करते वक्त जितना साइज बोला है उससे कम वैल्यू से इनिशियलाइज करते हो तो बचे हुए ब्लॉक में ऑटोमेटिकली जीरो चला जाता है। याद रहेगा ना ये, अब कोई नहीं भूलेगा। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि इसको प्रिंट करा दो। ठीक है, इसको मुझे प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराऊंगा? इस स्ट्रिंग को, भोपाल को प्रिंट कराना है। इंट एरे की वैल्यूज को प्रिंट कराना अगर याद है तो ये भी कर पाओ। फॉर लूप लगा के, यस बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसा लगाएं? पहले मुझे एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा ना। मैंने लिखा इंट आई। ठीक है, फॉर लूप कैसा लगाएंगे बताओ? फॉर लिखा, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दी, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएंगे? नवीन कुमार बोल रहे हैं n तक जाएंगे, विशाल बोल रहे हैं 10 तक जाएंगे, सुमित कह रहे हैं 9 तक जाएंगे। क्या मानू सही? आपने इंट टाइप के एरे की वैल्यूज प्रिंट कराई है ना? हाँ, तो फिर बनना चाहिए आपको। देखो मैंने लिखा प्रिंट एफ, क्या लिखूं इसके अंदर? क्या लिखूंगा इस जगह पर? वेरी गुड, %C, %C। क्यों रोहन चौहान, क्या लिखेंगे? %C लिखेंगे। %C के बाद क्या लिखेंगे? कॉमा लगा के। विशाल कह रहे हैं आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। अभिषेक कुमार भी कह रहे हैं कि आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। मेरे प्यारे गधों, आई की वैल्यू प्रिंट कराने आए हो? आई की वैल्यू प्रिंट कराना है तुमको? हाँ, क्लास में कोई बोल रहा है कि सर कैर आई ऐसे लिख देंगे। अरे गधे, कैर तो डेटा टाइप है। कोई कह रहा है केवल str लिख देंगे। अरे पीयूष, तुमने इंट एरे की वैल्यू भी तो प्रिंट कराई होंगी, नहीं करा? फिर ये गड़बड़ कैसे कर रहे हो? मैक्सिमम लोगों का सही आंसर है पर str आई। आ रहा है समझ में सभी को? संदीप बोल रहे हैं एड्रेस ऑफ str आई लिख दें। क्यों भैया संदीप, स्कैनफ लिख रहे हो क्या? क्या प्रॉब्लम है, एड्रेस ऑफ क्यों लगाना चाह रहे हो? हम्म। देखो 90% स्टूडेंट्स को तो समझ में आ रहा है, पर 10% स्टूडेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। रंजीत भी बोल रहे हैं एड्रेस ऑफ str आई लिख देंगे। गधो, str आई लिखोगे, एड्रेस ऑफ str आई थोड़ी लिखोगे। एड्रेस ऑफ क्यों लगा रहे हो? गलती से गलत लिख दिया? अच्छा, और रंजीत तुमने तुमने जानबूझ के गलत लिख दिया। एड्रेस ऑफ क्यों आएगा मुझे बता सकते हो रंजीत? ये तो स्कैनफ भी नहीं लिखा है मैंने, यहां क्यों जरूरी है आपको एड्रेस ऑफ लगाना? str आई बिल्कुल सही है ना, str आई बिल्कुल सही है। अब जरा इसको ड्राई रन करके बताओ। ड्राई रन करते हैं हम लोग, कैसे होगा? ड्राई रन कैसे होगा? सबसे पहले एक आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। एरे तो ऊपर बनाया ही हुआ है, आई की वैल्यू शुरू में तो गार्बेज ही है। फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप में सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, हो गई 0। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कंडीशन चेक होगी, 0 लेस देन इक्वल टू 9, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कंडीशन। ठीक है, ट्रू है तो अंदर आ गए, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 9 ट्रू है ना, अंदर आ गए।
आई की वैल्यू 0 है तो ये क्या पढ़ा जाएगा, str0, और str0 क्या है, पहला वाला वेरिएबल, एरे का पहला वेरिएबल। str0 की वैल्यू प्रिंट होगी %c लगा के। मुझे बताओ अगर %d लगा दिया होता तो क्या प्रिंट होता, अगर %d लगा देता तो क्या प्रिंट होता, 66 प्रिंट होता। इसीलिए हमने %c लगाया है। क्यों 66 प्रिंट होता, क्योंकि b का आस्की कोड 66 है, और %d से इस वेरिएबल में रखी वैल्यू को इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करना होता है, और अभी कैरेक्टर फॉर्मेट में प्रिंट करने को बोल रहे हैं, इसलिए अभी तो सही आउटपुट आएगा तो बी प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट हो गया, उसके बाद आई प्लस प्लस, आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कंट्रोल आएगा फिर से कंडीशन पे, 1 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएंगे, str1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो h प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आएंगे कंडीशन पे, कंडीशन 2 लेस देन इक्वल टू 9 अभी भी ट्रू है, str2 की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब o प्रिंट होगा। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन पर जाएंगे, कंडीशन हो गई 3 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू है तो p प्रिंट हो जाएगा अंदर आके, str3 की वैल्यू। फिर आई प्लस प्लस पे जाएंगे, आई की वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगी, 3 से बढ़कर 4 हो जाएगी। फिर कंडीशन पे जाएंगे, 4 लेस देन इक्वल टू 9 ट्रू है, अंदर आ जाएंगे, str4 की वैल्यू प्रिंट करेंगे जो कि a है कैरेक्टर फॉर्मेट में, तो a प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, 5 लेस देन इक्वल टू 9 होगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए, प्रिंट करा दो str5 को, str5 में क्या है, l है, l प्रिंट हो गया। फिर आई प्लस प्लस पे जाओगे, यहाँ से फिर आई प्लस प्लस पे गए, आई की वैल्यू 5 है, अभी इंक्रीमेंट होगा तो 6 हो जाएगी वैल्यू, 6 हो जाएगी तो कंडीशन 6 लेस देन इक्वल टू 9 क्या है, ट्रू है, ट्रू है तो अंदर आएंगे, str6 की वैल्यू क्या प्रिंट होगी बताओ। देखो बेटा, इनका यहां पर 66 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, बी क्यों प्रिंट हो रहा है, समझ में आ रहा है रीजन, सबसे पहले यही बताया मैंने, बी क्यों प्रिंट हो रहा है, 66 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि %c लिखा है, %d नहीं लिखा है। तो इस जगह पर जो वैल्यू है उसका कैरेक्टर फॉर्मेट प्रिंट होगा कि डेसिमल फॉर्मेट प्रिंट होगा। यहां 0 स्टोर है, यहां 0 स्टोर है, ठीक उसी तरीके से जैसे यहां 66 स्टोर है। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई, तो जब 66 प्रिंट नहीं हो रहा तो 0 कहां से प्रिंट हो जाएगा, आया समझ में कि नहीं। जितने लोग आंसर दे रहे थे 0, क्या आपको समझ में आ रहा है। कि 66 जब प्रिंट नहीं हो रहा था तो 0 कहां से प्रिंट हो जाएगा, %c लिखा है तो उसका कैरेक्टर प्रिंट होता है ना। अब 0 आस्की कोड है, जैसे 66 आस्की कोड है, 0 भी आस्की कोड है। तो अगर मैंने यहाँ %d लिखा होता तो 0 प्रिंट होता, पर फिर यहाँ पे भी भोपाल नहीं प्रिंट होता, यहाँ पे भी उनके आस्की कोड प्रिंट होते। तो क्या होगा, 0 तो प्रिंट नहीं होगा, 0 आस्की कोड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, 0 0 आस्की कोड है, देखो आस्की, आस्की में जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, तो एक कैरेक्टर है स्मॉल ए, है ना, एक कैरेक्टर कैपिटल ए भी है, कैपिटल ए का कोड 65 है, कैपिटल स्मॉल ए का 97 है, तो कैपिटल बी का 66 होगा, ऐसे करते हुए कैपिटल जेड का 90 होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी सिंबल्स हैं, जैसे @ इसका कोड है 64, 9 इसका कोड है 57, 0 इसका कोड है 48, स्पेस इसका कोड है 32, ऐसे करके सभी कैरेक्टर्स का कुछ ना कुछ कोड है। तो कोई तो कैरेक्टर होगा जिसका कोड 0 होगा, यस और नो, कोई तो ऐसा कैरेक्टर होगा ना जिसका कोड 0 होगा।
उसका कैरेक्टर क्या है, तो उसका प्रिंटेबल कैरेक्टर क्या है। तो कैरेक्टर है \0। \0 प्रिंट नहीं होगा, \0 कैरेक्टर है। देखो ये ASCII कैरेक्टर्स है, ये ASCII कोड्स हैं, और स्क्रीन पे क्या दिखेगा वो अलग बात। जैसे कैपिटल ए, कैरेक्टर क्या है, सिंगल कोट्स में ए लिखना पड़ेगा, उसका ASCII कोड 65 है। %C लगा के अगर प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। ए प्रिंट होगा पर सिंगल कोट्स प्रिंट नहीं होगा, ठीक है ना। पी प्रिंट होगा पर सिंगल कोट्स प्रिंट नहीं होगा। इसी प्रकार से नल कैरेक्टर जो होता है उसको लिखते ऐसे हो, प्रोग्राम के अंदर \0 करके लिखते हो, लेकिन स्क्रीन पे जब %C लगा के प्रिंट कराओगे, क्योंकि स्टोर तो ये 0 के रूप में होता है, इसका कोड ही 0 है, तो जब स्क्रीन पे प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, ब्लैंक स्पेस। ठीक है, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस। क्लियर हुआ। अब आप कहोगे स्पेस का भी तो ऐसे ही होता है, पर स्पेस का ASCII कोड 32 है, इसका ASCII कोड 0 है, तो इंटरनली दोनों में फर्क है, दोनों कैरेक्टर भी अलग अलग हैं, दोनों का ASCII कोड भी अलग अलग है, स्क्रीन पे देखने पर दोनों सेम है, ब्लैंक स्पेस। ठीक, तो कोई ये मत कंफ्यूज होना कि ब्लैंक और नल में क्या फर्क है। फर्क है, दोनों कैरेक्टर अलग अलग है। देखो स्पेस ऐसा है और नल कैरेक्टर ऐसा है, दोनों का ASCII कोड भी अलग अलग। स्क्रीन पे प्रिंट एक जैसे होते हैं वो बात अलग है। ठीक, वर्किंग भी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों का अलग अलग पर्पस है, आउटपुट स्क्रीन पे वो सेम दिखते हैं, बस इतना है। क्लियर। अच्छा, तो भोपाल के बाद स्पेस प्रिंट होगी कितनी बार, 4 बार। इंडेक्स 6 के लिए, इंडेक्स 7 के लिए, इंडेक्स 8 के लिए, इंडेक्स 9 के लिए। क्लियर। अब मैं इसको रन करके भी बताता हूं। जैसे यहां पर बनाया आई वेरिएबल, फॉर लूप लगाया, और फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, आई लेस देन इक्वल टू 9 तक जा रहे हैं, आई प्लस प्लस कर रहे हैं, और यहां पे लिख देते हैं प्रिंट एफ %C, और यहां पे लिख देते हैं stri। देखें जरा क्या आउटपुट आता है। फाइल का नाम है स्ट्रिंग्स। ओ, क्या हुआ, ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड ही नहीं करी, #include stdio.h। रोहन तुम लेट आए हो क्या क्लास में, हो चुका है इस पर डिस्कशन, ये कंपाइल कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए भोपाल प्रिंट हो रहा है, और भोपाल के बाद जो %सिंबल प्रिंट होता है ना, ये यहाँ पे ऐसा होता है, इसलिए मैं लास्ट में प्रिंट एफ लिखकर \n लगाता हूँ। ये आ गया भोपाल। क्लियर। ठीक, समझ में आया किसी को डाउट, भोपाल प्रिंट हो रहा है, पर भोपाल के बाद 4 बार स्पेस भी प्रिंट हो रहा है, दैट इज अननेसेसरी। स्पेस इसलिए दिख नहीं रहा, बट एक्चुअल में प्रिंट तो हो रहा है ना। इस बात का पता तुम्हें ऐसे चलेगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट कराऊं लूप खत्म होने के बाद, जैसे कि मैंने लिखा हेलो, तो पता चलना चाहिए। कंपाइल किया, रन किया, पर यहाँ पे कोई स्पेस भी नहीं दिखा रहा है वो। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर एज वेल। अभी यहाँ पे रन कर रहे हैं तो ये बीच में कोई स्पेस भी नहीं दिखा रहा है। आप कोड ब्लॉक्स पे विंडोज मशीन पे रन करोगे तो वहां बीच में 4 स्पेस भी दिखाएगा। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है नल कैरेक्टर का, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेस। स्पेस गारंटेड स्पेस दिखाएगा, नल कैरेक्टर यहां पे स्पेस नहीं दिखा रहा है, लेकिन कोड ब्लॉक्स पे चलाओगे तो दिखाएगा, यानी वो वैरी कर रहा है। एक बार इसको टर्मिनल पे मैंने चलाया है ना, खैर ये यहाँ पे भी चलाऊंगा टर्मिनल पे तो हर जगह सेम ही आउटपुट आएगा, बीच में स्पेस दिखाएगा नहीं है।
है ना? आप लोग अपने सिस्टम पे करके देखना, अगर कोड ब्लॉक्स पे कोई चला रहा होगा ना तो वो देख सकता है, या विंडोज मशीन है ना, तो तुम एक काम करो, उस पर डायरेक्टली EXE फाइल पे डबल क्लिक करके देखो। हाँ, विंडोज मशीन पे दिखेगा आपको स्पेस, मैक मशीन पे नहीं दिख रहा। तो ये STRI की जगह 0 लिख दो। कहाँ STRI की जगह 0 लिख दो? क्यों लिखना है 0? नहीं, 0 नहीं लिखना है बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि ये वेरिएशन मैक और विंडोज का है, ठीक है? आप विंडोज पे चलाओगे तो वो 4 स्पेस दिखाई देगी, यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। सनंता पहले ही बता चुका हूं मैं इसको, ये सिर्फ यहीं पर मैक में हो रहा है कि लास्ट में वो परसेंट सिंबल दिखाता है, तो मैं एक लाइन चेंज कर देता हूं तो फिर नहीं दिखाएगा वो लास्ट में। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। मैं ये जो 4 बार इसे अननेसेसरी रन करवा रहा हूं इंडेक्स 6, 7, 8, 9 के लिए, तो दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम ऑल्सो, ठीक है? दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम ऑल्सो। उज्जवल, वो जो परसेंट है वो मैक में टर्मिनल में यूज होने वाला सिंबल है, टर्मिनल में आता ही है परसेंट, ठीक है? उसको छोड़ दो, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक, तो ये जो 4 बार एक्स्ट्रा चल रहा है ये हम नहीं चलाना चाहते, बताओ क्या करें? ये जो 4 बार एक्स्ट्रा चल रहा है ना, ये एक्चुअल में अननेसेसरी है, तो इसको कैसे सही करें? ये जो लूप चला रहे हो ये 0 से 9 तक क्यों चला रहे हो? 0 से 9 तक चलाने की जरूरत ही नहीं है, इसको 0 से 5 तक चला दो। देखो, 0 से 5 तक चला दिया, 9 की जगह मैंने 5 लिख दिया। पर ये मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि एरे के अंदर भोपाल जब रखा है तो एल इंडेक्स नंबर 5 पे है, तो मुझे पता है कौन सी स्ट्रिंग रखी हुई है, इसलिए ये करना पॉसिबल हो रहा है। यस और नो? इस एरे के अंदर जो स्ट्रिंग रखी है भोपाल, तो ये इंडेक्स नंबर 5 पे, ठीक है? इसके बाद तो नल कैरेक्टर रखा हुआ है। क्लियर? नहीं, सुनो, आप समझे नहीं मेरी बात। ये जरूरी नहीं है कि एरे को डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज किया गया हो, कोई भी एरे है उसके अंदर एक स्ट्रिंग रखी हुई है, असाइन करके आई है, यूजर से इनपुट लिया है, किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट है, वी डोंट नो। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि एक कैर एरे है, उसके अंदर कोई स्ट्रिंग रखी है, बस। अब जब मुझे ये पता नहीं है कि एरे में क्या स्ट्रिंग रखी है, तो मैं 0 से 5 तक चला पाऊंगा क्या? बताइए। ठीक है ना सोनू कुमार? स्क्वायर ब्रैकेट खाली केवल तब छोड़ सकते हैं जब डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज कर रहे हो, मतलब डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज कर रहे हो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ सकते हो, और अदरवाइज तो नहीं छोड़ सकते ना खाली। हाँ, तो अभी आपको ये समझ में आ गया ना कि 0 से 5 तक जो चला रहा हूं ये तभी चला सकता हूं जब मुझे पता हो कि एरे में क्या स्ट्रिंग रखी है। और यहां तो देखो, डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज कर रहा हूं तो मुझे पता है कि क्या स्ट्रिंग रखी है, बट एक्चुअल में कई तरीके से एरे के अंदर स्ट्रिंग आ सकती है, प्रोग्राम बनाते वक्त हो सकता है मुझे नहीं मालूम कि इस एरे में क्या स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि शायद यूजर से इनपुट ले रहे होंगे। ओके, तो ये तरीका भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, इससे कर तो सकते हो, आउटपुट तो सेम ही आएगा, जो 9 लिखा था उसकी जगह 5 लिख दो, ऐसा कर सकते हो, आउटपुट आपका सेम ही आने वाला है। ये कंपाइल किया, ये रन किया, आप देख सकते हैं भोपाल प्रिंट हो रहा है, और वो 4 बार जो एक्स्ट्रा चल रहा था वो नहीं चलेगा, पर ये तभी मुमकिन है जब आपको पता हो कि एरे के अंदर क्या स्ट्रिंग रखी हुई है। अभी मान लो कि हमें नहीं पता एरे के अंदर क्या स्ट्रिंग रखी है, तो कैसे करोगे? सोनू कुमार, लूप बदलने से कुछ नहीं होगा, चाहे आप वाइल लूप यूज कर लो चाहे फॉर लूप यूज कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यस संदीप, वेरी गुड। नल कैरेक्टर की मदद से हम ये पता कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो कंडीशन में क्या लिखूं? अभिषेक कह रहे हैं आई लेस देन इक्वल टू एन लिख लो, एन कहां से आएगा बेटा? बिल्कुल सुमित, परसेंट ही करने पर 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि वो आस्की कोड है।
यस, मैक पर भी आएगा। बताइए। इफ लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर की कंडीशन को ही चेंज कर सकते हो आप लोग। क्या होगी नल कंडीशन? कुमार जी बोल रहे हैं कि हम लिख सकते हैं इस जगह पर आई इज नॉट इक्वल टू नल। और भी कुछ लोगों ने यही सलाह दी है। क्या ये सही है? शुभम का कहना है आई लेस देन होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू नल कैरेक्टर से। क्या ये दोनों कंडीशन सही है? दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ये दोनों ही गलत है। अरे आई को क्यों कंपेयर कर रहे हो नल कैरेक्टर से? आई आई तो इंडेक्स रखने के काम आ रहा है ना। आई में क्या होगा, इंडेक्स होंगे ना। तुम्हें तो यहां देखना है कैरेक्टर कब नल है। तो तुम्हें एरे के ब्लॉक्स की वैल्यूज को कंपेयर करना है नल से, ना कि आई की वैल्यू से। तो जो लोग आई से कर रहे हैं गलत है। तो फिर किससे करना चाहिए? किससे करना चाहिए? एस टी आर आई से। यस। तो क्या लिखें? एस टी आर आई नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के बाद क्या लिखूं? नल कैरेक्टर, सिंगल कोट्स में बैकस्लैश जीरो, है ना? ऐसा कर दूं? ये लिख दिया मैंने, एस टी आर आई नॉट इक्वल टू नल। अब ठीक है? किसी को डाउट है तो बताइए। इसको ड्राई रन करते हैं। इसको ड्राई रन करते हैं। देखो, हमारे पास आई वेरिएबल है, आई वेरिएबल की वैल्यू और एस टी आर आई की वैल्यू। क्या आप समझ रहे हो? आई अगर जीरो होगा तो एस टी आर आई की वैल्यू होगी बी। आई अगर वन होगा तो एस टी आर वन की वैल्यू हो जाएगी एच। आई टू होगा तो एस टी आर टू की वैल्यू हो जाएगी ओ। आई थ्री होगा तो एस टी आर आई की वैल्यू हो जाएगी पी। फोर पे ए, फाइव पे एल, और सिक्स पे नल कैरेक्टर। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा। अब जब इसको ऐसा लिखेंगे, लूप चलाते हैं, तो सबसे पहले आई की वैल्यू जीरो है ना। तो एस टी आर जीरो क्या हो गया? बी। बी इज नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल सही बात है। तो अंदर आ गए, एस टी आर जीरो प्रिंट कर दिया क्योंकि आई जीरो है इस समय। फिर ऊपर गए, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू वन हो गई। कंडीशन देखने आए, एस टी आर वन, एस टी आर वन मतलब एच, एच इज नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल सही बात है। अंदर आ गए, अंदर आके एस टी आर आई यानी कि एस टी आर वन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो एच प्रिंट हो गया। ऐसे करते हुए एक एक कैरेक्टर प्रिंट कराते जाओगे, एक समय आएगा कि आई की वैल्यू फाइव है, एस टी आर फाइव मतलब कि एल नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। अंदर आ जाओ, एस टी आर फाइव मतलब कि एल एल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस चलेगा, आई की वैल्यू सिक्स हो जाएगी। अब इधर आएंगे, एस टी आर सिक्स, एस टी आर सिक्स क्या है? नल कैरेक्टर है ना। तो नल इज नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, इसलिए लूप एंड हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया अच्छी तरीके से कि नहीं आया संदीप? हाँ। अब एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी पढ़ाया है कि कैपिटल ए जहां लिख रहे हो वहां सीधे सीधे 65 लिख सकते हो? पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? तो क्या ये सवाल पूछने की जरूरत है कि बैकस्लैश जीरो की जगह जीरो भी लिख सकते हैं? बताओ। ये सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप कैरेक्टर ए की जगह 65 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पर आपने लिखा हुआ है बैकस्लैश जीरो, उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं जीरो। क्लियर हुआ? अच्छा। अब मुझे ये बताओ, एस टी आर सिक्स में क्या रखा है? जीरो ही रखा है ना। तो अगर मैं यहां पर ये नॉट इक्वल टू भी हटा दूं, सिर्फ एस टी आर आई लिखूं, तो भी कोई दिक्कत है क्या? भाई जब एस टी आर आई की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया ना। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। यस। अब मुझे इस कोड को और इंप्रूव करना है।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ, मैं यहाँ पर चेंजेस कर दूंगा और मैं यहाँ सीधे सीधे लिख सकता हूं stri। मेरा कोड इंप्रूव हो गया, क्योंकि stri की वैल्यू जब भी नल होगी, जीरो होगी, तो जीरो मतलब एंड, लूप एंड हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो नल कैरेक्टर का यूज मैं समझा चुका हूं। अब बात करते हैं क्या लूप लगाना जरूरी है। देखो, यहां पर मुझे लिखना था stri, और याद रखना इस लूप को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप है, ये तो मैं कई बार लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स में। देखो भोपाल प्रिंट हो रहा है, प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है, पर अगर मुझे भोपाल ही प्रिंट कराना है तो लूप लगाना जरूरी नहीं है। इसको बना देता हूं कमेंट। ठीक, इनफैक्ट तुम्हें कोई वेरिएबल बनाना भी जरूरी नहीं। फिर कैसे स्ट्रिंग को प्रिंट कराओगे, प्रिंटफ %s और सिर्फ एरे का नाम, ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैंने कंपाइल किया, ये रन किया, अब देख सकते हो भोपाल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्या किया आपने, प्रिंटफ में पूरी स्ट्रिंग एक बार में प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया %s, बस हो गया, ये हो गया। जुनेद कह रहे हैं कि stri < जीरो भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, stri की वैल्यू जीरो से छोटी हो रही है क्या, बताओ। stri में जो वैल्यू है वो नेगेटिव नंबर आ रहे हैं क्या, नहीं ना, तो गलत है। संदीप अभी इनपुट पढ़ा दिया क्या मैंने, बताइए। %str थोड़ी यूज करते हैं, %s बोला मैंने, %str कुछ नहीं होता। अभिषेक कुमार को ये नहीं पता है कि जीरो मतलब फॉल्स होता है ना अभिषेक कुमार। आप कह रहे हो कि stri का मतलब समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आपको नहीं पता कि जब नल होगा तो वो जीरो है, पास की कोड जीरो है, इस जगह पर जीरो होगा अगर तो कंडीशन फॉल्स होगी। नहीं पता है ना, जीरो मतलब फॉल्स, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू एंड ट्रू, है ना, जीरो इज फॉल्स। बताओ, % वाला ये तरीका समझ में आ गया सभी को। हम स्ट्रिंग यूज क्यों करते हैं, ये कैसा सवाल है, हम इंटीजर भी क्यों यूज करते हैं, हम फ्लोट भी क्यों यूज करते हैं, उसी कारण से स्ट्रिंग भी यूज करते हैं, सेम रीजन। % एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जैसे %c है कैरेक्टर के लिए, %d है इंटीजर के लिए, %f है फ्लोट वैल्यू के लिए, ऐसी %s है स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग किस पर्पस के लिए यूज होती है, कैसी बातें कर रहे हो। अगर मुझे तुम्हारा नाम स्टोर करवाना है प्रोग्राम के अंदर, तो किस में रखोगे, तुम्हारा नाम क्या है, कौन सा डेटा है वो, बताओ रोहन। रोहन क्या डेटा हुआ, बताओ रोहन, इंटीजर है कि फ्लोट है, क्या है, बताओ रोहन। तो स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को रखना पड़ेगा ना, तो स्ट्रिंग को रखने के लिए क्या एरे बनाना पड़ेगा ना। अब तुम क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया, क्या यूज है स्ट्रिंग का मतलब, और क्या हो गया ये, तुम नाम कैसे रखोगे अपना, नाम नहीं कोई भी चीज, हाँ किसी एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन कैसे रखोगे, कुछ भी। मौज अंसारी कह रहे हैं कि फिर लूप पढ़ा ही क्यों, लूप पढ़ना ही नहीं था हमको जब हमको जरूरत ही नहीं है लूप की तो। अरे गधे, लूप की जरूरत नहीं है ऐसा किसने कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर स्ट्रिंग प्रिंट ही करानी है तो ऐसे भी करा सकते हो, तो लूप को ही खत्म कर दें, हाँ लूप की अब कोई जरूरत ही नहीं बची जीवन में। तुम्हारे घर में एक कार है, ठीक है, तुम्हारे घर में एक बढ़िया सी कार है,
लेकिन तुम्हारे घर से ये ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए जो दुकान है वो बस 100 मीटर की दूरी पे है, तुमने कहा इसके लिए तो कार की जरूरत ही नहीं है। तो ये सुनते ही तुम्हारी कार में आग लगा दी गई, तो लगे अब तुम्हें कार की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करना कार को रख के? है, लूप खत्म कर दो, फिर लूप की कोई जरूरत ही नहीं है। हम्म। मुझे एक बात बताओ, कोई भी स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, एरे है ना, तुम्हें कोई ऑपरेशन एक एक करके सभी कैरेक्टर पे अगर लगाना होगा तो क्या करोगे? सोचो जरा। मुझे कोई एक ऐसा टास्क करना है जिसमें मैं हर एक कैरेक्टर पे बारी बारी से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं। तो पहले मैं STR 0 पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं, उसके बाद STR 1 पे, फिर STR 2 पे, फिर STR 3 पे, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। आ रही बात समझ में? पहले इस पे लगाऊंगा, फिर इस पे लगाऊंगा, फिर इस पे लगाऊंगा, फिर इस पे लगाऊंगा, इस तरीके से। तो ये काम कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा लिखकर पॉसिबल होगा क्या? बताओ, क्या ऐसा लिखकर पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना ऐसे लिख के पॉसिबल। ये तो सिर्फ प्रिंट करने के लिए। मैंने कहा प्रिंट कराना है तो लूप लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन है आपके पास। पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो बस 4 कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं शुरुआत के बस। तो क्या करोगे? लूप ही लगाओगे ना। मैंने कहा कि हर एक कैरेक्टर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेम ऑपरेशन सब पे परफॉर्म करना है बारी बारी से, तब तो तुम्हें लूप ही लगाना पड़ेगा ना। तो ये सोचना कि लूप की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है इस जगह पर, गलत। %C से करेंगे जब लूप लगा रहे हैं, क्योंकि तब प्रिंटफ को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रहे हो। जब प्रिंटफ को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर रहे हो तो एक बार में प्रिंटफ एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है ना, तो जब कैरेक्टर प्रिंट करना है तो %C लगाओगे। STR की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो ना, आई में 0 है तो STR 0 प्रिंट करा रहे हो ना, तो एक ही कैरेक्टर तो प्रिंट करा रहे हो। फिर अगली बार आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो दोबारा प्रिंटफ चलेगा, तब STR 1 की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, तब भी तो एक ही कैरेक्टर प्रिंट करा रहे हो, H। तो प्रिंटफ को तुम कई बार कॉल कर रहे हो एक बार में, लेकिन एक ही कैरेक्टर प्रिंट करा रहे हो, और इस जगह पर हम एक बार में पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए %S लिख रहे हैं और एरे का नाम लिख रहे हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है। आया समझ में? स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है। तो %C कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए, %S पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए। चलो अब एक प्रोग्राम बनाओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1-2 मिनट का टाइम ले लो। ये तुम्हारे को प्रोग्राम मैंने इतना बना के दे दिया है, बचा हुआ तुमको लिखना है। तुम्हें लेंथ कैलकुलेट करनी है इस स्ट्रिंग की। करो 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 करो, अभी करो। स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करानी है ना, हमको सिर्फ सिर्फ उसकी लेंथ प्रिंट करानी है, लेंथ कितनी है वो कैलकुलेट करके प्रिंट कराओ। वेरी गुड संदीप। हामिद बोल रहे हैं 10 ही तो होगा, एरे का साइज जब 10 है। एरे का साइज नहीं पूछ रहा हूं, स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रहा हूं। हामिद भाई, इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं ये बताओ, एरे का साइज नहीं पूछ रहा। पीयूष तुम्हारे पास भी तो कोई लॉजिक हो, एरे का साइज नहीं पूछ रहा। पीयूष बताओ, एरे का साइज नहीं पूछ रहा। पीयूष तुम्हारे पास भी तो कोई लॉजिक होगा। वेरी गुड विशाल। यस जुनेद, गुड। अंसारी, आप 5 लिख रहे हो, इसका मतलब आपको तो पता है स्ट्रिंग की लेंथ। अरे कैलकुलेट करनी है स्ट्रिंग की लेंथ। यस हर्ष। सुभाष, कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तुम? गलत कोर्स में आ गए क्या? देखो बहुत ही सिंपल है। नीरज ये क्या कर रहे हो? अरे देखो बहुत ही सिंपल है।
लेंथ कैलकुलेट करने के लिए तुमने एक वेरिएबल ले लिया आई, लूप लगाते हो, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हो, और कहां तक चलाओगे लूप? कैरेक्टर्स काउंट करने तो कहां तक चलाओगे रोहन, कहां तक चलाओगे? कंडीशन क्या होगी? वेरी गुड अमर, STRI आ रहा है समझ में? आई प्लस प्लस, लूप लगाना पड़ा ना, बिना लूप के काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहां पे जो मुझे काम करना है उसके लिए मुझे एक एक करके कैरेक्टर एग्जामिन करना पड़ेगा। ये लूप के बाद अगर मैं सेमीकोलन लगा दूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फॉर की बॉडी में कुछ भी नहीं है, फॉर की बॉडी एम्प्टी है। तो कैसे चलेगा? ये इनिशियलाइजेशन हुआ, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, कोई कोड नहीं है, सीधे आई प्लस प्लस पे जाओ, फिर कंडीशन चेक करो, फिर आई प्लस प्लस पे जाओ, फिर कंडीशन चेक करो। ऐसा चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और ये कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब इधर 0 आ जाएगा। नल कैरेक्टर जब आएगा तब तक लूप चलेगा ना। तो अगर सपोज करो हमारे पास इस एरे के अंदर स्ट्रिंग रखी हुई है भोपाल, और फिर नल कैरेक्टर, तो इंडेक्सिंग कैसे हो रही है? 0 1 2 3 4 5 और 6। तो जब आई की क्या वैल्यू होगी कि लूप एंड हो जाए? और व्हाट वैल्यू ऑफ आई लूप विल टर्मिनेट? 6। ओके 6। तो बस फॉर लूप के खत्म होने के बाद प्रिंट करा दो, लेंथ इज %d, है ना, और आई की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ आई इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि आई की वैल्यू 6 है। आई की वैल्यू क्या है? 6 है। और 6 का मतलब क्या है? इसके पहले रहे होंगे 0 से 5 तक, जो कि लेंथ है, और 0 से 5 तक कितने होते हैं? 6 ही तो होते हैं। सो वॉट एवर इज द इंडेक्स नंबर ऑफ very first null character, it is same as the length of the string. क्लियर हुआ? हमें अलग से कोई काउंट वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दो दो वेरिएबल लो, उसको इंक्रीमेंट करो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है अभिषेक। ठीक, चलिए। नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट? डबल कोट्स में आप जो भी लिखते हो उसे बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। कांस्टेंट और लिटरल एक ही बात है। नल कैरेक्टर की वैल्यू 0 क्यों आए? अरे गधे, कहां हो तुम जब मैं पढ़ा रहा हूं? आदित्य कुमार, अनम्यूट किया मैंने तुमको, बताओ क्या प्रॉब्लम? चलो आओ। चलो आओ। हाँ हेलो। हाँ, मेरी आवाज वहां से मेरी बंद आवाज करो। वहां से बंद करो। हेलो। अभी आ रही है? ठीक। अभी आ रही है? ठीक। जी मेरी आवाज एको सर, हो रही है बेटा आपके पास? एक्चुअली मेरी आवाज एको हो रही है बेटा आपके पास? हाँ। अब क्लियर है सर? हाँ। अरे मेरी आवाज अरे सुनाई मेरी दे रही आवाज है सुनाई वापस? दे रही है वापस? हाँ हाँ, मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज। एक्चुअली क्लास अभी थोड़ा देर पहले ज्वाइन किए थे, क्योंकि वो दिखा नहीं, मतलब ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, तो उसी की वजह से पूरा अच्छे से तो क्लियर आप नहीं हुआ। पूरी तो आप क्लास पूरी शुरुआत से क्लास देखिएगा। शुरुआत से आपको मेरी देखिएगा। बात ही नहीं आपको समझ में मेरी आ रही, मैं बात ही क्या नहीं बोल समझ रहा में आ हूँ? रही, मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा। मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज कह रहा हूँ एको मेरी हो आवाज रही है। एको हो रही आपने है। जो आपने मेरा जो वॉल्यूम मेरा वहां से वॉल्यूम कम करिए। वहां से बंद करिए। नो सर, एको नहीं हो रहा, हमको क्लियर से सुनाई दे रहा है। चलो आप, चलो आप, आदित्य को नहीं समझ में आ आदित्य को रहा। नहीं समझ में आ आदित्य रहा। आपके एंड आदित्य पे एको नहीं हो आपके रही एंड है, पे एको यहाँ नहीं हो रही सबको है, एको यहाँ सुनाई दे सबको रहा है, एको सुनाई दे पूरी रहा है क्लास को। पूरी क्लास को। ओ, अच्छा अच्छा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? अब सुनो मेरी बात। अब सुनो मेरी बात। क्लास में अगर किसी भी कारण से लेट आए हो तो क्लास को रिपीट में सुनना, अच्छे से सुनना, शुरुआत से सुनना। मैंने आस्की कोड के ऊपर पूरा बताया। जब बताया है तो मैंने ये भी बताया कि नल कैरेक्टर एक कैरेक्टर है जिसका कोड 0 होता है। अब अगर तुम इस बात पे बहस करो कि भाई कैपिटल ए का कोड 65 ही क्यों होता है सर, कुछ और क्यों नहीं होता, तो कुछ और भी होता तो भी तुम वही बहस करते हैं ना कि भाई क्यों है। तो नल कैरेक्टर का कोड अगर 0 है तो है क्योंकि ये तो कोडिंग स्कीम है। समझ में आया? कोडिंग स्कीम है, ये कैरेक्टर एनकोडिंग है। हर कैरेक्टर का कुछ ना कुछ कोड रहेगा। तुम सब पे थोड़ी सवाल उठाओगे कि ये क्यों रखा। अरे उन्होंने लाइन से उठाए कैरेक्टर्स और उनके कुछ कोड नंबर लिख दिए। क्यों आदित्य? अब समझ में आया? अब समझ में आया? ये सर क्लियर। अब आप लेक्चर्स अब दोबारा आप सुनना लेक्चर अच्छे दोबारा से, समझ में आएगा। समझ में आएगा। जी सर। ठीक है।
अब बेचारे आदित्य की भी क्या गलती हो, जो भी कारण से वो लॉग इन नहीं कर पा रहा था पहले का, छूट गया, उसने पूछ लिया, उसको लग रहा होगा अरे मैंने क्यों पूछ लिया, सर ने गधा बोल दिया है, ऐसी हो जाता है, फिर दूसरी बार पूछने का मन ही नहीं करता है ना। चलो सॉरी। अभी कहां तक आ गए हम लोग? स्ट्रिंग कांस्टेंट देख रहे थे। स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग लिटरल एक ही बात है, ठीक है। तो जब आप यहां पे भी लिख रहे हो ना, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। थैंक यू रोहन। चलो यूजर से इनपुट कराओ, ये छोड़ो, आप यूजर से इनपुट कराओ। ये प्रोग्राम है, यहां पर मुझे यूजर से इनपुट कराना है, और यूजर से इनपुट कराना है तो फिर मैं, अच्छा एक और बात बता देता हूं मैं तुम्हें। ये जो मैं कहना चाह रहा था ना, वो ये था कि ये जो एरे में तुमने इनिशियलाइज किया है ना, इसमें बहुत टाइपिंग करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और स्ट्रिंग लिखने का एक तरीका ये भी तो है। ऐसा लिखने में मेहनत कम करनी पड़ेगी, कम टाइपिंग करनी पड़ेगी, सिंगल कोट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर पूरी स्ट्रिंग लिख दो, करली ब्रैकेट भी नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई। अब मान लो मैं बोलता हूँ यूजर से मुझे स्ट्रिंग एंटर करवानी है, मैं एरे का साइज थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूँ, और यहां पर मैं बोलता हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। अब बताइए यूजर से डेटा कैसे इनपुट करें? सचिन आप 20 ले लो, 30 ले लो, आपकी मर्जी है बेटा, एरे का कुछ तो साइज रखोगे ना। सोनू कुमार का कहना है कि इसमें इनपुट कराने के लिए हम एक आई वेरिएबल ले लेंगे, और फिर यहां पर हम एक फॉर लूप चलाएंगे, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, और आई लेस देन 20 तक जाएंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है, और स्कैनफ लिखेंगे, स्कैनफ, और इसमें लिखेंगे %c एड्रेस ऑफ str_i। कितने लोग सहमत हैं इससे? कितने लोगों को लगता है ये सही है? जितने लोगों को लगता है कि ये सही है, अगेन मेरे प्यारे गधों, तुम किसी से पूछोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, वो नाम टाइप करेगा, उसके नाम में कितने कैरेक्टर है तुम्हें मतलब ही नहीं है, तुम कह रहे हो 20 कैरेक्टर एंटर करो। यस एग्जैक्टली, तुम यही कह रहे हो, क्योंकि ये लूप चलेगा 20 बार, स्कैनफ चलेगा 20 बार, स्कैनफ चलेगा तो तुम्हें इनपुट करना पड़ेगा, तो तुम्हें 20 कैरेक्टर इनपुट करना ही पड़ेगा ना, चाहे कुछ भी नाम हो तुम्हारा। क्या ये समझ में आया? ये क्यों गलत है, समझ में आया? ठीक है, तो ये तरीका गलत है, क्योंकि हमने सोचा कि एरे का साइज 20 लिया है तो एरे को तो पूरा भरना जरूरी है, ऐसा है क्या? तुमने कभी फॉर्म भरे होंगे, कभी कभी कोई एग्जाम का फॉर्म भरा होगा, तुमने देखा होगा कि उस फॉर्म पे ऐसे खाली डिब्बे बने होते हैं। तुम क्या करते हो? तुम उसमें नाम लिखते हो तो एक एक डिब्बे में एक एक कैरेक्टर लिखते हो, सोचो वो डिब्बे एरे ही तो है, ये एरे ही तो है। अब मुझे बताओ, क्या ये तुमने कभी सोचा कि सारे डिब्बे भरना जरूरी है? ऐसा सोचा? ऐसा सोचा कभी तुमने कि नहीं नहीं यार सारे भरना जरूरी है? अरे भाई, नाम में जितने लेटर्स होंगे वही लिखोगे ना। अगर किसी का नाम है अरुण तो अरुण ही लिखेगा ना। कह रहे नहीं पूरे पूरे सारे डिब्बे भरना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी है क्या? तो फिर हमने ये 20 बार चलाने का क्यों सोचा? क्योंकि एरे का साइज 20, अगर 40 होता तो 40 तक चलाते क्या, 50 होता तो 50 तक चलाते क्या। तो एरे पूरा भरना जरूरी नहीं है, ये नंबर्स का एरे नहीं है, ये स्ट्रिंग को रखने के लिए है। तो किसी के, ऐसा तो है नहीं कि सबके नाम की लेंथ बराबर होती है, ऐसा तो है नहीं। अच्छे से आ गया समझ में? ठीक है, अब हम ये समझ गए कि ये क्यों गलत है। अब कोई भी आगे जाके ये तो नहीं पूछेगा कि सर ये क्यों गलत है, हमने डिस्कस कर लिया है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहां से ये लूप हटा दिया, ठीक है, लूप लगा ही नहीं रहे, आई की जरूरत ही नहीं है फिर जब लूप ही नहीं लगा रहे तो, ठीक है ना। और आप देखिए यहां पर मैंने स्कैनफ लिखा है, स्कैनफ में लेकिन %s आना चाहिए, %s आएगा तो फिर यहां पर आप लिखोगे एड्रेस ऑफ str_i, लिखोगे क्या? आई तो है ही नहीं, क्या लिखूं?
क्या लिखना चाहिए? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं एड्रेस ऑफ एसटीआर लिख दो, और कुछ लोग कह रहे हैं केवल एसटीआर लिख दो। दोनों तरह के लोग मिल रहे हैं, एड्रेस ऑफ एसटीआर भी बोल रहे हैं और केवल एसटीआर भी बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, एड्रेस ऑफ एसटीआर 0 लिखना पड़ेगा। ओके, एड्रेस ऑफ तो आएगा ही स्कैनएफ में, आदिबा का कहना है। नहीं, जरूरी नहीं है आदिबा। अरे शुभम, यही है डेमोक्रेसी में, यही दिक्कत है। हाँ, तुम्हें लिखने की आजादी दी तो तुमने कहा कि ऐसे लिख दो। क्यों शुभम? मतलब कुछ भी बोलेंगे? ये क्या है? खाली स्क्वायर ब्रैकेट क्या है यहाँ? एसटीआर बोलोगे सही है, एड्रेस ऑफ एसटीआर 0 बोलोगे वो भी सही है, पर एड्रेस ऑफ एसटीआर गलत है। एड्रेस ऑफ एसटीआर बोलोगे गलत है। क्या बोला मैंने? मैं कह रहा हूं एड्रेस ऑफ एसटीआर गलत है, एसटीआर सही है, एड्रेस ऑफ एसटीआर 0 सही है, एसटीआर खाली स्क्वायर ब्रैकेट गलत है। आया समझ में? ठीक। तो अब यूजर से अगर इनपुट कराना है तो आपने स्कैनफ लिखा, स्कैनफ में %c नहीं लिखा, %s लिखा। क्या मतलब है इसका? %c नहीं लिखा, %s लिखा, इसका क्या मतलब है? स्ट्रिंग इनपुट करानी है, एक कैरेक्टर इनपुट नहीं कराना है। अगर ऐसा है तो फिर देखो, मैं इसको चला के बताता हूं, और यहां पे देखो हम प्रिंट भी करा रहे हैं ना, और ये प्रिंट कराना तो समझ में आ ही गया था, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इनपुट हुआ है कि नहीं हुआ है प्रॉपरली। देखो मैं फिर से इसको कंपाइल कर रहा हूं और अब मैं इसको रन करूंगा। ये बोल रहा है एंटर योर नेम, मैंने कहा सौरभ, आउटपुट में आया सौरभ, कांग्रेचुलेशंस, सही बन गया ये। %s से पूरी स्ट्रिंग इनपुट हो रही है और str नाम के एरे में स्टोर हो रही है। स्कैनफ ने अपना काम किया, स्ट्रिंग को str एरे में स्टोर कर दिया, और जब मैं str एरे की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं तो ये प्रूफ भी हो रहा है। क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार मैं पूरा नाम लिखता हूं, तो हम देख रहे हैं वो पूरा नाम नहीं ले रहा है, वो सिर्फ पहला नाम ले रहा है, फर्स्ट नेम ले रहा है, लास्ट नेम नहीं ले रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्कैनफ डीलिमिटर पैटर्न पे काम करता है। पता है ये बात? देखो, स्कैनफ के बारे में समझ लो। स्कैनफ uses delimiters to separate input data by default. Delimiters are space, tab space या न्यू लाइन कैरेक्टर। आया समझ में? तो जो भी डेटा यूजर ने इनपुट किया, जैसे मान लो यूजर ने डेटा इनपुट किया है सौरभ शुक्ला, ठीक, तो इसमें ये स्पेस आ रही है, तो जब वो इसको रीड करेगा तो जब तक डिलिमिटर नहीं आ रहा है तब तक रीड करता जाएगा। पहला दूसरा हर कैरेक्टर को रीड कर रहा है। जैसे ही डिलिमिटर आया, डिलिमिटर क्या हो सकता है? स्पेस भी, टैब स्पेस भी, न्यू लाइन भी, इनमें से कोई भी सिंबल होगा उसको वो डिलिमिटर मानेगा, तो ये डिलिमिटर है उसके लिए। तो इस पॉइंट को वो समझ गया कि ये जो कैरेक्टर यहां पर दिख रहा है ये डेटा नहीं है, डेटा को सेपरेट करने वाला सिंबल है। तो इसीलिए वो इस सिंबल के आते ही रुक गया और उसने जितना रीड किया था उसको स्ट्रिंग मानते हुए
एरे में स्टोर किया। आया समझ में? तो scanf is not capable to input multi-word string. Scanf is not capable to input multi-word string. क्लियर? मल्टीवर्ड स्ट्रिंग मतलब जिसमें एक से ज्यादा शब्द हो। अभी जब एक ही शब्द था तब तो प्रॉपर चल रहा था, क्योंकि उसमें कोई डिलीमीटर आया नहीं, उसने ले लिया। लेकिन इधर दो शब्द हैं, ये स्ट्रिंग एक ही है, स्ट्रिंग एक है, पर उसके अंदर वर्ड्स दो है ना, बीच में स्पेस आने के कारण। और भी बड़ी हो सकती थी स्ट्रिंग, इसको क्या बोलेंगे? मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। और मल्टी वर्ड स्ट्रिंग में वो सिर्फ पहले शब्द को रीड कर पाएगा, आगे के शब्द को रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिलीमीटर आ जाएगा। अच्छे से आया समझ में? तो scanf is not capable to input multi-word string. ठीक है, तो क्या करें? इसका सॉल्यूशन समझ लो पहले अंसारी, एक बार सॉल्यूशन समझ लो इसका, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है गेट्स, गेट एस। ठीक है, सो scanf is not capable to input multi-word string because space, tab and new line characters are delimiters. We will not use scanf for string input. We can use gets function. Gets is capable to input multi-word string. Gets का भी डिक्लेरेशन stdio.h में है, तो वो तो आपने इंक्लूड कर रखी है। और गेट्स फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए बना है। आई रिपीट, गेट्स फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए बना है। हामिद बोल रहे हैं कि %s के बाद एक स्पेस दे देंगे। जी नहीं, %s के बाद एक स्पेस देने का मतलब है पूरी स्ट्रिंग के बाद एक स्पेस होना। और हम ऐसी मल्टीवर्ड स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, तो 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। कितनी स्पेस लगाओगे? ठीक है अमित, तो गेट्स फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या फायदा होगा? इसकी नजर में न्यू लाइन कैरेक्टर ही डिलिमिटर है, बाकी स्पेस और टैब डिलिमिटर नहीं है। ये केवल स्ट्रिंग इनपुट के लिए बना है, जबकि स्कैनफ में अलग अलग तरह का इनपुट ले सकते हैं। और स्कैनफ में %d, %c, %f जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के हम बताते हैं किस तरह का डेटा हमें चाहिए। लेकिन गेट्स में केवल स्ट्रिंग इनपुट होती है, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना ही नहीं पड़ता। सीधे उस एरे का नाम लिखो इसके अंदर जिसमें स्ट्रिंग को स्टोर कराना है। अगर ऐसा है तो मैं scanf की जगह गेट्स फंक्शन को यूज करना चाहूंगा, और यहां पर हमने लिखा गेट्स और उसमें सिर्फ लिखा str। लिख वही रहे हो जो scanf में लिखते थे, पर फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाओगे। तो str तो तुमने scanf में भी लिखा था, गेट्स में भी लिख रहे हो। बस ये क्या है? ये मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को ले पाएगा। आ गया समझ में? रन करके देखें इसको एक बार। देखो, कंपाइल किया, हो गया। अब इसको रन करते हैं। एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, बताऊंगा वार्निंग का मतलब भी। ये रन टाइम पे वार्निंग आ रही है। अभी एंटर योर नेम, मैंने नाम एंटर किया, देखो पूरा नाम प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है पूरा नाम इनपुट हो पाया, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को ये ले पा रहा है। पर गेट्स फंक्शन की लिमिटेशन ये है कि एक बार में ये एक ही स्ट्रिंग इनपुट करा सकता है। अगर एक से ज्यादा स्ट्रिंग इनपुट करानी है तो एक से ज्यादा बार गेट्स फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। पर ठीक है, वो कोई बुराई नहीं है। क्या आपको अच्छे से समझ में आया गेट्स और स्कैनफ में फर्क? अब हमको ये समझना है कि ये वार्निंग मैसेज क्यों आ रही है। वार्निंग मैसेज क्यों आ रहा है उसको समझो। दिस प्रोग्राम यूजेस गेट्स फंक्शन विच इज अनसेफ। व्हाई इट इज अनसेफ? जस्ट टेल मी। क्योंकि गेट्स फंक्शन इनपुट लेते वक्त ये नहीं देखेगा कि एरे का साइज क्या है। भाई एरे का साइज 20 है, मान लो मैं बड़ी स्ट्रिंग एंटर कर दूं तो क्या होगा? जैसे अभी एरे का साइज में बना देता हूं 5, ठीक है, तो एरे में 5 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं बन सकते। और मैंने इसके अंदर रख दिया सौरभ शुक्ला। अब इसमें डेफिनेटली 5 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, ये चल रहा है, कोई एरर नहीं आई है, यस। इसीलिए रन टाइम पे वार्निंग दी है।
कि दिस प्रोग्राम इज अनसेफ, मतलब जब तुम चलाओगे शायद चल जाए शायद ना चले। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो और तुमने 2 सीट बुक करके रखी हुई है, तुम 2 लोग जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे कुछ दोस्त रास्ते में मिल गए, उन्होंने कहा हमें भी चलना है, 3-4 दोस्त आ गए पर उनके पास कोई टिकट नहीं थी, पर इत्तेफाक से ट्रेन में बाजू वाली सीट खाली थी, वो आपके दोस्त लोग वहां बैठ गए। अब क्योंकि टीटी भी नहीं आया तो कोई चालान भी नहीं बना आपका, सफर बिल्कुल सही तरीके से हो गया। क्लियर है? लेकिन इसको आप आदत मत बना लीजिएगा, क्योंकि ये तरीका अनसेफ है। किसी दिन पकड़ा गए तो चालान भी बनेगा, जुर्माना लगेगा। तो जो मेमोरी ब्लॉक आपने रिजर्व नहीं कराया उसको एक्सेस करना इज रॉन्ग। एरे बनाया 5 साइज का तो 5 ही मेमोरी ब्लॉक रिजर्व कराए, लेकिन हम स्ट्रिंग बड़ी दे रहे हैं। गेट्स को कोई मतलब नहीं है कि आपके एरे का साइज क्या है, वो तो आपके एरे में वैल्यू रखता जा रहा है। आपका जो एरे का साइज था वो एग्जॉस्ट हो गया, तो उसके बाद की जो भी जगह मेमोरी में मिल रही है उस जगह पर वो डेटा रखवा रहा है। क्लियर है? अभी प्रोग्राम चल गया है, पर कभी ऐसा होगा कि चलते चलते एकदम से बंद हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसमें अनप्रेडिक्टेबल है। 100 बार चलाओ 100 बार चल गया